हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और आज से कुछ नया करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल स्क्रीन भी हमारा अब लग गया है, तो थोड़ा और बेहतर एक्सपीरियंस हमें हो पाएगा। हालांकि थोड़ा सा भी पिक्चर का और लाइट का आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको भी हम सुधार लेंगे, क्योंकि अब तक हम ऐसा करते आए हैं। तो चलिए आज की कक्षा के साथ नई शुरुआत करते हैं और एक नए तरीके से पढ़ने की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। देश का पहला वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री अर्थात VLBI सिस्टम कहां पर लगाया जाएगा? हमारा जो पहला प्रश्न है उसका आपको आंसर देना है। तो बताइए क्या आंसर होगा। देश का पहला वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम कहां पर लगाया जाएगा? IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIT कानपुर। अब हमें ये जानना है कि आखिरकार ये जो सिस्टम है ये है क्या चीज, इसको समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली दोस्तों IIT कानपुर जो है उसके परिसर में एक प्रोग्राम है हमारा, जिसका नाम है, क्या नाम है? नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम जो है उसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम है जिसके तहत जो है हमारे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो है एक वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम जो है उसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। अब इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार ये क्या है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसके द्वारा कानपुर परिसर में नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम के अंतर्गत एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो स्थापित किया जा रहा है। नाम से पता चल रहा है कि सैटेलाइट के माध्यम से नेविगेशन जो है उसको स्थापित करना वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम करेगा क्या? दरअसल दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट या अध्ययन से पता चला है कि जो पृथ्वी है इसकी जो घूर्णन की गति है उसमें लगभग 37 सेकंड जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है। मतलब पृथ्वी जो है उसके रोटेशन की जो स्पीड है वो धीमी हुई है और अब ये 37 सेकंड ज्यादा का समय जो है वर्तमान में लेने लगी है। तो IIT कानपुर में इस तरह का ये जो इंटरफेरोमेट्री सिस्टम लगेगा, उस सिस्टम से जो है हमें ये फायदा होगा कि इस सिस्टम की प्रयोग करके हम जो है आकाशगंगा, तारों और अन्य ग्रहों की जो चाल है जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है उस पर हम जो है थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे और उसे जो है कंट्रोल भी कैसे किया जाए या उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं उस पर भी हम बात कर पाएंगे। और बात करें तो अभी अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम है ये कुछ देशों में है, जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया। इस तरह के देशों में वर्तमान में ये सिस्टम जो है अवेलेबल है और आने वाले समय में जो भारत है इसकी भी गिनती जो है इन सभी देशों में होने लगेगी। तो यूएसए में तो लगभग 40 के करीब है, जापान में 10 है और चीन में 5 VLBI जो है स्थापित है। IIT कानपुर में जब इसकी स्थापना होगी उसके साथ ही भारत भी विकासशील देशों को इस तकनीक का फायदा दे सकेगा। जो बाकी विकासशील देश है उनको भी ये जो तकनीक है ये उनको ट्रांसफर कर सकेगा और वे देश भी जो है इस तरह के उच्च स्तरीय जो वैज्ञानिक प्रयोग है उनको कर पाएंगे। IIT कानपुर में स्थापित करने के बाद में गुजरात और असम इन दो जगह पर भी जो है VLBI को लगाया जाएगा। VLBI मैंने फिर बताया आपको, ठीक है। तो VLBI को यहाँ पर लगाया जाएगा। तीनों का मेन स्टेशन होगा जहां से डेटा कलेक्ट होगा वो होगा IIT कानपुर। यहाँ की तरंगों से अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलेगी और ये जो तीनों स्थान है आप सभी जानते हैं कि चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो असम हो, ये तीनों लगभग एक जैसे ही अक्षांशों पर स्थित हैं और इसीलिए जो है इन पर तीनों को जो है एक क्रम में हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है देश में ये तीनों स्टेशन डेटा इकट्ठा कर पाएंगे। यहाँ नाविक सैटेलाइट जो है उसमें इस्तेमाल की जाने वाली परमाणु घड़ी लगाई जाएगी। नाविक क्या है? नाविक दरअसल उपग्रहों का एक कंस्टलेशन है जिसके अंदर आपको पता होगा कि 7 हमारे उपग्रह हैं और इनको कुछ इस तरह से स्थापित किया गया है कि ये जो 7 उपग्रह हैं ये हमारे कंप्लीट जो धरती है, ठीक है, जो भारत है, भारत और उसके 1500 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां पर आने वाले समय में नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेगा। तो नाविक कंस्टलेशन हमारा IRNSS के नाम से जो है
4 हमारे सैटेलाइट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS इस नाम से जो है लॉन्च किए गए थे और उसी के अंतर्गत नाइक था। तो वहां पर क्या होता है कि उनमें एक एटॉमिक क्लॉक लगाई जाती है जो बहुत ही शुद्धता के साथ समय की गणना करती है और नेविगेशन में तो आपको इसकी जरूरत भी पड़ती है, इसलिए उसका प्रयोग जो है इस IIT कानपुर के VLBI में भी किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक खिलाड़ी ने हाल ही में फेड कप हार्ट पुरस्कार जीता है? कपूर नहीं है, ये होगा फेड कप, ठीक है। फेड कप हार्ट पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा जिन्होंने हाल ही में जो है प्रेगनेंसी के बाद में वापस से कोर्ट में वापसी की थी, उन्होंने जो है इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। ये जो पुरस्कार है ये उनको क्यों दिया गया? दरअसल दोस्तों मां बनने के बाद में वापस से कोर्ट पर आई और कोर्ट पर आकर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कप जीता। आप में से ज्यादातर उसका नाम भी जानते होंगे, होबार्ट इंटरनेशनल कप। तो होबार्ट इंटरनेशनल कप जो है उन्होंने जीता था पिछले वर्ष, और पिछले वर्ष इसी साल जनवरी में, ठीक है। तो उस पुरस्कार को जीतने की वजह से ही जो है इनको जो कमबैक है, कमबैक को देखते हुए ये पुरस्कार मिला है। तो कैसे मिला? सानिया मिर्जा को। चलिए इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और उनको ये पुरस्कार मिला। टेनिस स्टार को ये पुरस्कार मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी के लिए मिला है। इस अवार्ड को जीतने पर जितनी भी रकम उन्होंने पाई है उसको वो कोरोना वॉरियर्स जो है उनके लिए दान में दे देंगी। सानिया को ये पुरस्कार मिला है एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए। अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में, एशिया ओशियाना क्या है। दरअसल एशिया ओशियाना को हम दूसरे और नाम से जानते हैं और वो है एशिया पैसिफिक। आपने कई बार इस शब्द को पढ़ा होगा एशिया पैसिफिक के नाम से। तो उसी तरह से एशिया ओशियाना या एशिया पैसिफिक एक ही नाम है। दरअसल इसमें 2 क्षेत्र हैं, एक आपका एशिया का क्षेत्र और एक पैसिफिक का क्षेत्र। एशिया में भी आपके 3 क्षेत्र आएंगे। पहला आपका आएगा साउथ एशिया, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र आपका इसमें आता है, दूसरा क्षेत्र कैसे बोलेंगे? साउथ एशिया के बाद में दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया, ओके। और जो तीसरा जो क्षेत्र आपका आएगा इसमें वो आएगा आपका ईस्ट एशिया। तो ये जो क्षेत्र हैं ये सारे के सारे मिला करके और एशिया पैसिफिक या एशिया ओशियाना क्षेत्र में आते हैं। पैसिफिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका न्यूजीलैंड और कुछ जो पूर्वी द्वीप समूह है ये सारे के सारे सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये है आपका एशिया पैसिफिक या एशिया ओशियाना क्षेत्र, जहां के लिए सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट पुरस्कार दिया गया है। उन्हें कुल 16,985 में से 10,000 वोट मिले, लगभग 2/3 वोट उनको मिले। वोटिंग 1 मई से शुरू हुई थी और 60% के करीब वोट उन्होंने पाए। 4 साल बाद उन्होंने वापसी की और इस साल पहली बार भारत ने जो है फेड कप में प्ले ऑफ जो है उसमें भी अपनी जगह बनाई। सानिया इसी साल जनवरी में कोर्ट पर आई थी और नादिया किचेनोव, किसके साथ में? नादिया किचेनोव के साथ में मिलकर के जो है उन्होंने होबार्ट इंटरनेशनल खिताब जीता था। इसी जनवरी में जो है ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। अच्छा, ये जो फेड कप जो है इसके अंतर्गत जो पुरस्कार मिला है उसमें $2,000 इनको मिला है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब है। तो ये उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया है, ठीक है। चलिए अगली खबर की तरफ बात करते हैं और चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है वो दिया गया है अर्थव्यवस्था को वापस से बूस्ट करने के लिए। आपको बताना है कि ये जो पैकेज है इसको किस नाम से या किस अभियान के अंतर्गत दिया गया है। तो इस अभियान का नाम जो है वो क्या होगा? वो होगा आपका आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के नाम से जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने दिया है, जिसके माध्यम से 5 महत्वपूर्ण स्तंभों को मजबूत करने का काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की कल 12 मई को। कोविड संकट के दौरान पहले भी उन्होंने काफी घोषणाएं की है और उसी के दौरान ये पूरा मिलाकर के, पहले वाला और अभी का मिलाकर के पूरा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है और ये भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगा और
आत्मनिर्भर भारत जो है उसके लिए हमें 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि ये 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं ये कौन से हैं। इनमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है हमारी इकोनॉमी। हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो पहला हमारा फैक्ट जो हो गया वो हो गया इकोनॉमी। तो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं होना चाहिए केवल वही 7% 8%, ना, इससे पार नहीं पड़ेगी। अभी हमको चाहिए छलांग, ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो घाटा या जो गड्ढे में हम चले गए हैं उससे बाहर निकलने के लिए इतना तो बनता ही है। दूसरा जो है वो है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा मतलब हमारी अवसंरचना, ठीक है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे में हमारा जो है उसके अंदर निवेश होगा जिससे भारत की पहचान बने। तीसरा है हमारा प्रणाली या सिस्टम। अब जो है हमारा जो सिस्टम है वो पहले के परंपरागत तरीकों पर आधारित न होकर के 21वीं सदी की जो प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था है, जैसे कि मान लीजिए आज से पहले ऑनलाइन कोचिंग चलते, चलो हम तो लगातार पढ़ रहे हैं, मैं तो ऑनलाइन कोचिंग से ही जुड़ा हूँ शुरुआत से ही, ठीक है। तो ये एक कदम आगे होगा। अब मतलब आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि आपको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा तभी आप जाकर पढ़ पाएंगे। अब आप जहां भी बैठे हैं वहीं से आप हर चीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो तकनीकी चेंज है या तकनीक पर जो हमारी निर्भरता है वो यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। हालांकि देखो तकनीक के भी बहुत से नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए इंटरनेट ग्रिड फेल हो जाए, ठीक है, हमारा जो इंटरनेट का सर्वर है वो फेल हो जाए, बिजली हमारी उत्पादित न हो पाए या ऐसी कोई समस्या आ जाए, तो दोनों को ही हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अभी की परिस्थिति को देखते हुए तो आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरनेट को बढ़ावा दे सकें, उस पर निर्भरता को बढ़ा सकें। तीसरी जो चीज है, चौथी जो चीज है उसको बोलेंगे हम उत्साहशील आबादी। क्या बोलेंगे? उत्साहशील आबादी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मतलब अब हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनता है, वो ऐसे नहीं कि बैठ जाए, अभी कोरोना आ गया तो हम बैठ गए, हम तो कुछ काम नहीं करेंगे, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी समय है कि चैलेंजेस के साथ में हम खड़े हैं, हम दुनिया को दिखाएं कि भैया देखो जितना हम में दम है ना, उससे बराबरी करने के लिए, उसको टक्कर लेने के लिए तुम्हें बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारी आबादी, जो वर्क फोर्स हमारा है, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या जो है, उसको हमें बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनको पॉजिटिव वे में सोचना और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। पांचवी जो अंतिम चीज है जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मांग। देखो कोई भी जो इकोनॉमी होती है ना, उसका ड्राइविंग फैक्टर जो है ना वो क्या होती है, उस अर्थव्यवस्था की मांग। अगर अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है ना तो फिर अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। तो मांग के बिना भाई आप उत्पादन करते रहो, आप जब तक मांग ही नहीं है तो आप क्या सामान बेचोगे, ठीक है। तो उत्पादन के साथ मांग भी जरूरी है, और इसके लिए जो है मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, उसको जो है मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को रोजगार देती है। लोग अब ये उत्साहशील आबादी जब क्या होगी, हमारे पास अच्छी इकोनॉमी होगी, उसके साथ हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में जैसे कि अगर स्वास्थ्य बुनियादी सेवाएं हैं, अगर वो हमारे पास होती तो क्या हमें इतने लॉकडाउन झेलने पड़ते ना। लेकिन आने वाले समय में तो कम से कम हम समझ जाएंगे कि हमारे पास आज 2 लाख पीपीई डेली उत्पादित करने की क्षमता है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये हमारे काम आएगा। प्रणाली अगर हमारे पास है, सिस्टम, सर्विस डिलीवरी का सिस्टम अगर हमारे पास ऑनलाइन है, सारा का सारा, चाहे आपका कोई भी सर्विस हो, आप घर बैठे आप ऑर्डर करते हैं और बिना किसी डर के आपको वो सामान मिल जाते हैं, तो ये भी एक जो है फायदेमंद होगा। हमारे पास आबादी होगी, वो अच्छी तरह से काम करेगी, और मांग होगी तो हमारा जो उत्पादन है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारी वापस से अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मांग बढ़ाने के साथ साथ इसे पूरा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के सभी हितधारकों को मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही। मतलब केवल मांग ही नहीं, प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्शन को मजबूत करना पड़ेगा। उसको जितने भी हमारे जो जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनको भी लॉसेज हुए हैं उनको वापस से खड़ा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल हमें उस पर काम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शब्द है डेकार्बनाइजिंग, ठीक है। आज मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार डेकार्बनाइजिंग पर हम बात कर ले, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, साइंस से खास करके। डेकार्बनाइजिंग शब्द का मतलब क्या है आपको ये बताना है। तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा,
डेकार्बनाइजिंग शब्द का मतलब होता है दोस्तों कार्बन की गहनता में कमी लाना। अब ये शब्द आता है कि गहनता क्या है, गहनता समझे तो बताए ना। चलिए मैं बताता हूं आपको गहनता शब्द का मतलब क्या है। दरअसल ये जो गहनता वर्ड है ये दर्शाता है कि जब आप ऊर्जा का उत्पादन करते हो, क्या करते हो आप, ऊर्जा का उत्पादन करते हो, तो ऊर्जा के उत्पादन के समय उत्सर्जित कार्बन में कमी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लीजिए आप किसी भी संसाधन का प्रयोग कर रहे हो ऊर्जा उत्पादन में, तो थोड़ा बहुत कार्बन तो आता ही है, और इसी उत्सर्जित कार्बन की कमी से जुड़ा हुआ जो फैक्टर है उसी को हम बोलते हैं डेकार्बनाइजिंग। इसको कम करने के लिए जो आप प्रयास करते हो वो क्या कहलाता है, डेकार्बनाइजिंग। ठीक है, चलिए तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि डेकार्बनाइजिंग पर हम क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल 11 मई जो है वो किस लिए जाना जाता है, आपका विश्व जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसके रूप में, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर पूर्व थे ये, ठीक है, पूर्व अध्यक्ष थे हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के। इन्होंने हाल ही में एक वक्तव्य अपना दिया है और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। दरअसल उन्होंने इसमें जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है जिसको हम क्या बोलते हैं, IPCC, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या फॉर क्लाइमेट चेंज जो भी है, तो वो जो है उस रिपोर्ट को उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने बोला है कि देखो भैया 2100 तक हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना है, ठीक है, वैसे तो हम 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो कौन सा 1.5 डिग्री, ये 1.5 डिग्री है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो टाइम था, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम था पूर्व औद्योगिक युग के समय जो हमारे औसत तापमान पृथ्वी का था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए 2100 तक, ये हम कह रहे हैं। और इसके लिए 2030 तक हमें जरूरत है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको उत्सर्जन को 45% की कटौती करके 2010 के लेवल के नीचे लेकर के जाना है हमको। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारी पूरी करने के साथ साथ हमको 2050 तक इसे शून्य करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो शून्य क्या, शून्य मतलब जितना हमने बढ़ाया उससे नीचे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत से दुष्प्रभाव होगा जिस पर हम कभी बैठ करके चर्चा करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा उसका दुष्प्रभाव होता है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बात कही। अब इन्होंने ये बात क्यों कही, इन्होंने कहा कि एक्चुअल में क्या है कि हमें परमाणु ऊर्जा और बाकी अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर ध्यान देने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो डीकार्बनाइजिंग है ना वो इनसे होती है। इनसे क्या होता है, इनसे कार्बन की गहनता में कमी आती है। भैया आपको पता है कभी को जब हमारा परमाणु विखंडन होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें किसी तरह का कोई कार्बनिक जो है ना यौगिक नहीं निकलता है, जैसे कि कोयले को जलाने से आपकी CO2 निकलती है, मैथेन और भी बहुत सी गैसेज जो है निकलती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा के योगदान से डिकार्बनाइजिंग को जो है महत्व मिलता है, इसीलिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, कहा कि हमें कार्बन की गहनता में कमी लाना है। तो ऊर्जा की खपत में कार्बन की गहनता में कमी लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को 30 गुना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी नहीं होता है। 30 गुना वृद्धि आपको परमाणु ऊर्जा में करनी पड़ेगी और तापीय ऊर्जा जो है उसको 2 गुना करने की आवश्यकता है, जिससे 70% हमारी आने वाले समय में 70% ऊर्जा जो है वो कार्बन मुक्त उत्पन्न होगी। चलिए आगे बढ़े, अंतिम प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। 12 मई 2020 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनके जन्मदिवस के रूप में, तो आपको बताना है कौन सा जन्मदिवस उन्होंने मनाया अभी, और आंसर हो जाएगा आपका 200वां जन्मदिवस जो है इन्होंने मनाया है। दरअसल इनका जन्म जो है 1820 में हुआ था और नर्सिंग को इन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल पर ले जाने का काम किया था। तो जो सबसे ऊपर नर्सिंग को ले जाने वाले थे, जिन्होंने नर्सिंग को एक सेवा भाव के रूप में देखा, वे थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ही प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इन्होंने मतलब इनको एक नाम भी दिया गया है लेडी विद द लैम्प। क्यों, क्योंकि वो टाइम था दोस्तों जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन युद्ध के दौरान इन्होंने
जो क्रीमिया युद्ध था उस दौरान क्या, सॉरी क्रीमिया नहीं, क्रीमिया युद्ध होना चाहिए, गलत है, ठीक है। क्रीमिया युद्ध जो था उसके दौरान लालटेन लेकर के घायल सैनिकों की इन्होंने सेवा की, इसीलिए इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना गया। ब्रिटिश परिवार में इनका जन्म हुआ 12 मई 1820 को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की भी स्थापना की। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने जो है इनके अधिकारी थे डोरोथी सुंदरलैंड, उन्होंने पहली बार नर्स दिवस के लिए 1953 में प्रस्ताव रखा। उसके बाद में लगभग 10 साल बाद में जो है इसे मनाने के लिए जो अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डेविड डी आइजनहावर। डेविड डी आइजनहावर ने 1974 में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसी दिन यानी 12 मई को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और ये जन्म हुए 200 साल हो गए, तो 200 साल होने के बाद में इस साल हम इसे मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया और उसके बाद से लगातार ये मनाया जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने 1973 से इस दिन को हमारे यहाँ पर भी नर्स दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था और 12 दिवस के दिन ही जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भी जो है भारत में दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग हैं उनके लिए। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गई आज की हमारी कक्षा की बात। इसके अलावा आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारी एप्लीकेशन पर। आरएस जोशी के नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप जो है हमारे अन्य महत्वपूर्ण कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का हमारा एक कोर्स चल रहा है लगातार, जिस पर मैं डेली चर्चा कर रहा हूँ। हमारी 3 क्लासेस हर वीक होती है, तो अभी हम चित्रकला पर बात कर रहे हैं, आज वो क्लास खत्म हो जाएगी। तो आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी वहां पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। आज ही जाएं और हमारे साथ जुड़े और बेहतरीन मैटर के साथ अपनी आरएस या अन्य आरपीएससी से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली कक्षा में। तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।